Welcome to Business Coordinators. We are looking at law of torts. The next case is John Rylance versus Thomas Fletcher. Reference is LR3 HL 330 LR1 EX 265. Subject of the case is that this case deals with the doctrine of strict liability and establishes that if one keeps or accumulates the dangerous things, then he will be held responsible if he is not, even if he is not negligent. Basis of the case is the famous maxim Roman law Sic utre tu utaliem non lades, which means enjoy your property in such a manner as not to injure any other person. तो ये दूसरा केस हम देख रहे हैं जॉन रायलेंस वर्सेस थॉमस फ्लेचर का, जिसका प्रिंसिपल है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का प्रिंसिपल है, जिसमें कि अगर कोई डेंजरस थिंग्स अक्यूमुलेट करता है, इकट्ठा करता है अपने घर में या अपनी ज़मीन पे या कहीं भी, तो वो अगर किसी और को नुकसान पहुंचाता है तो वो उसके लिए लायबल होगा। ये रोमन मैक्सिम पे बेस्ड है, सिक उतरे तो उतालियम नून लादेस, जिसका मतलब है कि अपनी प्रॉपर्टी को इस तरह इस्तेमाल करो ताकि दूसरे व्यक्ति को कोई हानि ना पहुंचे या कोई इंजरी ना पहुंचे। लेट्स लुक एट द फैक्ट्स ऑफ द केस. Fletcher the plaintiff was the occupier of a mine who got this coal mine from the permission of Lord Vito on lease. अब फ्लेचर जो प्लेंटिफ है वो एक माइन को ऑक्यूपाई करता था, उसको माइन मिली थी लॉर्ड विटो की परमिशन से लीज पे. डिफेंडेंट्स वर ओनर्स ऑफ लैंड इन द नेबरहुड ऑफ द प्लेंटिफ्स कोल माइन. जो डिफेंडेंट हैं उनकी कोल माइन थी नेबरहुड में, जहाँ तो defendant wanted to make a reservoir for the purpose of storing water to be used for the mill upon another closed land. तो defendant ने एक रिजर्वायर बनाया. अब उनकी मिल थी एक पास में जिसके लिए पानी चाहिए होता था, तो वो आसपास उनकी एक मिल थी जिसके लिए उन्होंने एक रिजर्वायर बनाया. The defendant employed the competent engineers and contractors to construct the reservoir. तो डिफेंडेंट ने एक इंजीनियर्स को लगाया कि भाई आप रिजर्वायर बना दो. द साइट वाज चोजन हाउएवर वाज वेरी ओल्ड माइंस एंड देयर वाज सर्टेन ओल्ड एज डिस्टिंग्विश्ड वर्क्स एंड पैसेजेस. तो एक बहुत जो लैंड उन्होंने चूज़ किया वहाँ पे वो ओल्ड माइंस थे, तो सर्टेन नहीं था कि वो किस तरह का काम होगा कि क्या होगा वहाँ पे. There were 5 vertical shafts and some horizontal shafts communicated with the above mining works and passages. तो 5 vertical shaft थे वहाँ पे जिनके कारण नुकसान होगा वो आगे देखते हैं अपन. Vertical shafts has been filled up with soil and rubbish, and there no one appears to be aware of the existence either of the vertical shafts or the horizontal works communicating with them. अभी जो वर्टिकल शाफ्ट थे उनको भर दिया गया था मिट्टी से और कूड़े से, तो अब को उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया और उस पर काम आगे बढ़ गया. द प्लेंटिफ वाइल वर्किंग इन हिज माइंड हैड ग्रेजुअली वर्क थ्रू द सीम्स ऑफ कोल अंडर द अर्थ एंड हैड कम इनटू कॉन्टैक्ट विद द ओल्ड डिसयूज्ड माइनिंग वर्क क्लोज टू द डिफेंडेंट्स. अब वो माइन थी, कोल माइन थी, अंदर ही अंदर उन्होंने जो काम किया वो कांटेक्ट में आ गए इस डिसयूज्ड माइन के. तो डिफेंडेंट डिड नॉट take any part in the construction of the reservoir personally, nor did he seem to be aware of want of security connected with them, and the engineers and the contractor did not appear to have taken reasonable care and caution which they should have exercised टेकिंग नोटिस ऑफ द वर्टिकल शाफ्ट. तो जो डिफेंडेंट था उसने खुद तो रिजर्वायर बनाया नहीं था, उसने इंजीनियर्स को दे दिया था बनाने के लिए और बोला था भाई आप इसका कंस्ट्रक्शन करो. अब इंजीनियर्स ने ध्यान नहीं दिया कि वो वर्टिकल शाफ्ट्स हैं या जो भी हैं उससे कुछ नुकसान हो सकता है. द रिजर्वायर वॉज कम्प्लीटेड इन अर्ली December 1860 and was partly filled with water on December 11, 1860. On breaking one of the shafts, the water entered into the plaintiff's mine, and it flooded and caused considerable damages to the plaintiff.
तो 1860 में इन्होंने पार्टली रिजर्वायर को पानी से भरा। 11 दिसंबर 1860 को ये वाटर प्लेंटिफ की माइन में घुस गया और वहाँ पे बाढ़ आ गई। तो काफ़ी डैमेजेस हुए थे उस समय। तो on basis of the above facts, the plaintiff sued the defendants for the damages caused to the mine. अब जो damages हुए तो ये मामला कोर्ट में गया कि भाई आप जो हमारा नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करिए। ट्रायल कोर्ट, the Liverpool Aziz gave verdict for the plaintiff Fletcher subject to an award of an arbitrator. तो जो लिवरपूल एजीज थी उन्होंने ये वर्डिक्ट दिया, ये ऑर्डर दिया कि प्लेंटिफ को अवार्ड किया जाए सब्जेक्ट टू एन आर्बिट्रेटर। Court of Exchequer, on being aggrieved by the order of the trial court, an appeal was preferred in the Court of Exchequer. The Court of Exchequer dismissed the suit and held that the plaintiff had failed to establish any cause of action. तो अभी मामला गया ट्रायल कोर्ट के फैसले से अग्रीव्ड होके इन्होंने आगे के कोर्ट में लगाया। तो आगे के कोर्ट में कोर्ट ऑफ एक्सचेकर ने डिसमिस कर दिया कि भाई प्लेंटिव जो हैं उन्होंने जो भी उनके नुकसान हुआ वो डिफेंडेंट की वजह से हुआ, ऐसा वो प्रूव नहीं कर पाए हैं। फिर इसके ऊपर ये जाता है कोर्ट ऑफ एक्सचेकर चेंबर में। द मैटर गोज टू द कोर्ट ऑफ एक्सचेकर चेंबर अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द Court of Exchequer. The second appeal was preferred in the Court of Exchequer chamber. The judgment of the first appellate court was reversed and the court unanimously came to the conclusion that there was a cause of action. The plaintiff was entitled to recover damages. The appeal was dismissed by the court. तो अपील डिसमिस कर दी कोर्ट ने, को कहा कि भाई नुकसान हुआ है तो इसमें डैमेजेस तो देने पड़ेंगे आपको। ये जज ब्लैकबर्न थे, उन्होंने दिया था इसमें जजमेंट। देन दिस मैटर वेंट टू द हाउस ऑफ लॉर्ड्स। In the House of Lords, against the decision of the Court of Exchequer Chamber, the defendant approached the House of Lords. The main question before consideration before the House of Lords was whether the plaintiff was entitled to recover the damages on these grounds. अब हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ये मामला गया तो अब ये प्रश्न आया हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सामने कि प्लेंटिफ एंटाइटल्ड है डैमेजेस रिकवर करने के लिए कि नहीं, कि भाई उसका नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई होनी चाहिए कि नहीं। द हाउस ऑफ लॉर्ड डिस्कस द क्वेश्चन एट लेंथ एंड अराइव्ड एट द फॉलोइंग कंक्लूजन्स। काफ़ी डिस्कशन हुआ हाउस ऑफ लॉर्ड्स में और ये कंक्लूजन निकाला। लॉर्ड कैरियंस said that, my lords, the principle on which this can be determined appears to me to be extremely simple. The defendant treating them as the owners and the occupiers of might lawfully have used the closed land for any purpose for which it might, in ordinary course of employment of the land to be used, and if in it may term the natural use of land, there has been an accumulation of water whether on the surface or underground, if the operation of law of the land by the plaintiff could not have complained that the result has taken place. तो इसमें एक सिद्धांत निकला कि नेचुरल यूज़ ऑफ लैंड हुआ है कि नहीं। थोड़ा बहुत पानी तो इकट्ठा किया नहीं था उन्होंने, वहाँ पे काफ़ी सारा पानी इकट्ठा किया था। तो नेचुरल यूज़ ऑफ लैंड तो वो एंटाइटल्ड हैं नेचुरली यूज़ करने के लिए। इफ़ ही हैड डिज़ायर्ड टू गार्ड हिमसेल्फ अगेंस्ट इट, इट वुड हैव लेड अपॉन हिम to have done so by leaving the same barrier between his clause and the clause of defendants in order to prevent the operation of law of nature. अब ये कोई लॉ ऑफ नेचर भी नहीं था कि भाई बहुत ज़्यादा बारिश हो गई हो या कुछ हो गया हो जिसके कारण एक्ट ऑफ गॉड हो। ये तो भाई उन्होंने रिजर्वॉयर बनाया था और उन्होंने ड्यू केयर नहीं ली और उससे प्लेंटिफ की माइंस थी वो फ्लड हो गई। On the other hand, the defendants did not stop at the natural use of land on their closed land, had desired to use it for a purpose which it may terms unnatural use.
तो ये कहा गया कि ये इन्होंने अननेचुरल यूज़ ऑफ लैंड किया है, कि हद कि थोड़ा बहुत पानी नेचुरल यूज़ के लिए इकट्ठा नहीं किया, इन्होंने बहुत बड़ा रिजर्वायर बनाया जो कि अननेचुरल यूज़ कहा गया है. For the purpose of introducing into clause that which its natural condition was not in, and upon it for the purpose of introducing water either above, below ground in quantities and manner not result of any operation or land in consequence of the doing, so the water uh, came to escape into clause of the plaintiff, and it appears to me that the defendants were doing at their own risk, and if the course of their doing it, the evil arose which I have referred in the civil, namely of the escape of water and its passing away to the clause of plaintiff and injuring him. तो बहुत सारे वर्ड्स यूज़ किए गए हैं यहाँ, बट बेसिकली ये बोल रहे हैं कि वो अननेचुरल यूज़ ऑफ लैंड था, तो वहाँ से वाटर एस्केप कर गया, तो वहाँ से जो डैमेजेस हुई तो डेफिनेटली वो जो डैमेजेस हुई तो उसकी भरपाई होनी चाहिए. He further said that, my lord, these simple principles were well founded, and it appears to me that they are really deposed of this case. The same result was arrived on the principles referred to by Blackburn J. in his judgment of Court of Exchequer Chamber in these words: "We think that the true law of is that the person for his own purpose bring to his land, collect and keeps anything is likely to do mischief, it escapes and must keep it at risk. If he does not do so, he is prima facie answerable for all damages which are natural consequence of its escape. He can excuse himself, showing that the escape was owing to the plaintiff's default, or perhaps that the escape was consequence of his major act or the act of God. But nothing in this sort exists here. It is necessary to inquire. The word excuse would be sufficient." तो अगेन यहाँ पे प्राइमा फेसी ये बोला गया कि अगर आप अपने लैंड पे कोई ऐसी चीज़ यूज़ कर रहे हैं जो कि डैमेजेस कर सकती हो, कोई मिसचिफ कर सकती हो, कोई जहरीला जानवर रख रहे हैं, आप कोई ख़तरनाक जानवर रख रहे हैं अपने लैंड पे जो नेबर को हार्म पहुंचा सकता है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप ड्यू केयर करें और इंश्योर करें कि आप जो भी कर रहे हैं अननेचुरल यूज़ ऑफ लैंड उससे किसी और को परेशानी ना हो. और ये एक्ट ऑफ गॉड तो था नहीं कि बाढ़ आ गई हो जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, या कुछ हो ऐसा अर्थक्वेक आ गया हो या कुछ और हो, तो वो सब एक्ट ऑफ गॉड में आ जाएगा. लॉर्ड कैरियंस कंकर्ड, द appeal was dismissed and the judgment of the Exchequer Chamber was affirmed by the House of Lords. तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने जजमेंट ऑफ एक्सचेकर चेंबर की बात मान ली और ये अपील को डिसमिस कर दिया. Principles of the law laid down: if the person who for his own purpose brings to his land, collects and keeps anything likely to do mischief, if it escapes, and keeps anything that is likely to do mischief, it escapes, must keep it at his risk, and if he does so, he is prima facie answerable for all damages which are natural consequence of its escape. He can excuse himself by showing that the escape was consequence of his major or the act of God. तो यही प्रिंसिपल ऑफ लॉ है कि अगर आप कोई ऐसी चीज़ कर रहे हैं अपने लैंड पे जो एस्केप कर सकती हो या कोई मिसचिफ कर सकती हो, तो उसकी डैमेजेस के लिए आप रिस्पॉन्सिबल होंगे. ये एक्सक्यूज़ आप सिर्फ तब ले सकते हैं जब कोई एक्ट ऑफ गॉड हुआ हो, तो उस केस में आप आंसरेबल नहीं हैं. A person can lawfully use his land in ordinary course of enjoyment of the land, and then he shall not be answerable to his neighbor for damages. तो अगर आप नेचुरल यूज़ ऑफ लैंड कर रहे हैं तो आप आंसरेबल नहीं हैं अपने नेबर को डैमेजेस के लिए. If a person has suffered on account of act of God, the above principle should not be applicable. तो बाढ़ आ जाती है, अर्थक्वेक हो जाता है, तो उसके कारण कोई डैमेजेस होते हैं पड़ोसी को, तो वो उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं. इफ़
dangerous substances escaped on account of plaintiff's fault, the defendant shall not be liable. तो अगर प्लेंटिफ की तरफ से ये हुआ होता कि प्लेंटिफ ने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से उसको नुकसान हुआ, तो फिर डिफेंडेंट लायबल नहीं होगा, क्योंकि ये उसके खुद के करने से नुकसान हुआ था. So this is a case in law of torts. We will come up with a few more cases in law of torts. So keep watching the videos. Thank you.